हेलो एवरीवन, यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं हम इस पीडीएफ को। सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्लास 11th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 यानी कि मोशन इन प्लेन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप देख सकते हो कि मोशन इन प्लेन जो कि क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है, उसमें मोस्टली अपन दो ही चीज़ पढ़ते हैं, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा सर्कुलर मोशन। तो इस डिस्कशन में इस पीडीएफ में सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन की चर्चा की गई है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्टाइल है क्या। हम समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या है। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ओनली वन फोर्स, दैट इज ग्रेविटी। सिर्फ एक ही फोर्स लगना चाहिए उस पर, और वो फोर्स क्या है? प्रोजेक्टाइल। सॉरी, वो फोर्स क्या है? ग्रेविटी। एग्जाम्पल में कि अगर एक चौक को हवा में फेंकोगे और ऐसा अपन कंसिडर कर लेते हैं कि एयर भी नहीं है ना, थोड़ा रियल नहीं है बट ऐसा ही है, सिर्फ ग्रेविटी लगता है उस पर, है ना। चौक को अगर फेंक दोगे हवा में और एयर के फोर्स को नेग्लेक्ट कर दो तो सिर्फ ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रहा है, सीधी सी बात है। तो वो क्या है? प्रोजेक्टाइल। और उसका जो मोशन है उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। इसके बाद फिर अगला है कि क्या एरोप्लेन का मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे क्या? तो इसका आंसर है कि हाँ, एरोप्लेन के मोशन को तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इंजन जो है वो भी एरोप्लेन पे एक फोर्स लगा रहा है। और हमने पहले ही बोला था कि प्रोजेक्टाइल में सिर्फ एक ही फोर्स होना चाहिए, तो यानी कि इसको इस कैटेगरी में कंसिडर नहीं करने वाले हैं। इसके बाद फिर है कि हमारे सिलेबस में हम एयर को कंसिडर नहीं करते हैं, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया है। और सिर्फ एक ही फोर्स मानते हैं प्रोजेक्टाइल पे, वो है ग्रेविटी। ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो। देखिए, हम यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल के मोशन को शो कर रहे हैं उनके पाथ के द्वारा, कि उनका एक्चुअल में जो पाथ है वो कैसा दिखता है। तो फर्स्ट कैटेगरी ए है जो कि मोस्ट कॉमन है, उसको अपन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के नाम से जानते हैं। सेकेंड कैटेगरी को अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की के नाम से जानते हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो टावर है या बिल्डिंग है उसके ऊपर से हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में फेंका गया है और फाइनली ग्राउंड पे आता है। कैटेगरी सी में क्या है कि अपन किसी टावर के ऊपर से फेंकते तो हैं प्रोजेक्टाइल को, पर हॉरिजॉन्टली नहीं होता है, वो किसी अन्य एंगल पे होते हैं। उसी तरीके से डी कैटेगरी में भी प्रोजेक्टाइल को किसी टावर से फेंका जाता है, बट अब की बार हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल नीचे पे फेंका जाता है। कैटेगरी ई और एफ जो है वो एडवांस्ड लेवल, बोले तो JEE एडवांस्ड के लिए पढ़ा जाता है। और इसमें क्या है कि अपन डिस्कस करते हैं कि किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर फेंका जा रहा है प्रोजेक्टाइल या फिर नीचे फेंका जा रहा है ना, उसको समझते हैं। उसके बाद फिर अगला जो है कि हमारा आउट ऑफ द अबव 6 टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल वी शैल रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन ओनली फॉर द फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल इन डिटेल, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। पहला दो कैटेगरी, यानी कि एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कौन से दो कैटेगरी की बात करेंगे हम डिटेल में। तो ये दो कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्टाइल है जिसको कि अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। कैटेगरी ए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन भी कहते हैं। और सेकंड कैटेगरी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और आप देख सकते हो कि इसको किस तरीके से किसी बिल्डिंग के ऊपर से फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टली, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन समझ चुके हैं ऑलरेडी कि 6 कैटेगरीज हैं, मतलब और भी हो सकते हैं, पर अपन डिस्कस करेंगे मोस्टली पहले दो कैटेगरीज को डिटेल में। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं किसी प्रोजेक्टाइल को करने का क्या क्या स्टेप्स होता है। तो पहला स्टेप होता है कि आप ये डिसाइड करो कि ओरिजिन क्या है, आप ये डिसाइड करो कि एक्स एक्सिस क्या है, आप ये डिसाइड करो कि वाई एक्सिस क्या है। तो ये पहला स्टेप होता है। इसके बाद फिर दूसरे स्टेप की बात करते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? उसमें आपको फाइंड करना होता है UX, आपको फाइंड करना होता है UY, आपको फाइंड करना होता है AX, आपको फाइंड करना होता है AY। तो यहाँ पर अपन समझ लेते हैं कि UX का मतलब क्या है। UX का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, है ना। उसी तरीके से AX का मतलब है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो अपने को क्या करना है? UX, UY, AX, AY, ये चारों अपने को फाइंड करना है, तभी अपन प्रोजेक्टाइल का जो स्टडी है उसको इजीली कर सकेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगला जो स्टेप है वो हमारा क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दीजिए। एक्स में चाहो तो एक्स में लगाओ, वाई में चाहो तो वाई में लगाओ।
ठीक है, जो भी एज़ पर द रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था मोशन इन स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में, हम सिर्फ कहते थे कि यार एक काम कर, ये इक्वेशन लगा दे, v बराबर u प्लस ए टी, आ जाएगा तेरा आंसर। पर अब जो है सिर्फ इक्वेशन बोलने से काम नहीं चलेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में इस इक्वेशन को लगाना है। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में लगाना है इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी जो अपन लिखते थे वो क्या हो जाएगा, v और x जो है वो सबस्क्रिप्ट में होगा, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, इस तरीके का कुछ, राइट। उसी तरीके से अपन को ये भी डिस्कस करना है कि अगर मान लो कोई इक्वेशन लगा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो डायरेक्शन जो है एक्स डायरेक्शन अलग है, वाई डायरेक्शन अलग है, दोनों ही इंडिपेंडेंट एक दूसरे से। एक्स डायरेक्शन का मोशन को वाई डायरेक्शन के मोशन से मतलब नहीं है, वाई डायरेक्शन के मोशन को एक्स डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो दोनों को अलग अलग सोचने का, दोनों को अलग अलग ट्रीट करने का। तो यही 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल के मोशन को स्टडी करने का। तो आगे देखते हैं कि आखिर हमारा डिस्कशन का क्या होने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए कि हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन को अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, पूरे डिस्कशन करेंगे डिटेल में। और अगर देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन कहा जाता है और उसमें सिर्फ लिखा होता है प्रोजेक्टाइल, तो यानी कि अपन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कैटेगरी ए बोले तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोल दो, उसको कंसिडर कर लेंगे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। समझ रहे हो इसको? तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अपन बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो हमने दिखाया है आपको देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर पॉइंट ए से फेंका जा रहा है, पॉइंट ए इज़ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और यहाँ पर बी पॉइंट पे दोबारा आके ग्राउंड पे हिट कर रहा है। u इज़ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे u इज़ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, कि कितने स्पीड से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है इनिशियली, कितना स्पीड था प्रोजेक्टाइल का, पॉइंट ए पे कितना स्पीड था प्रोजेक्टाइल का, वही अपन बोल रहे हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। और थीटा क्या है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि कितना एंगल ग्राउंड से बना रहा है और कितने एंगल पे फेंका गया है, वही एक ही चीज़ है, मतलब, है ना। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन समझ में आ चुका है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन समझ में आ चुका है। अपने को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सोचने का है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपने सोचा, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मान लिया, वर्टिकल को वाई एक्सिस मान लिया, और आपके सामने है कि हमने यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई तो सॉल्व, मतलब पता कर लिया है कि क्या क्या है ना। एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स होता ही नहीं है, तो यानी उसको ज़ीरो बोल देने का। ए एक्स का वैल्यू क्या बोल देने का, ज़ीरो। ए वाई का वैल्यू क्या बोल देने का, माइनस जी। ठीक है, ऐसा समझ लो। और यहाँ पे वेक्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो इसलिए लोड मत लो। आप डायग्राम देख लो, यहाँ पे यू वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा, वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा। ठीक है, तो इतना डिस्कशन कर चुके हैं, और आगे जो भी अपना डिस्कशन होगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को लेके, तो उसमें अपन यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई इसको याद रखेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइनली ए वाई का वैल्यू होने वाला है माइनस जी, ए एक्स का वैल्यू होने वाला है ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगती। उसके बाद फिर यू वाई का वैल्यू आ जाएगा यू साइन थीटा, यू एक्स का वैल्यू आ जाएगा यू कॉस थीटा। तो खैर इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ गए होगे आप। और अपने को इसके बाद क्या करना है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द रिक्वायरमेंट अपने को क्या करना है, अपने को करना ये है कि एज़ पर द रिक्वायरमेंट इक्वेशन लगा देना है कोई सा भी डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में चाहो तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में चाहो तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दो, और अपने को आंसर आ जाएगा। जो भी सोचना है अपन सोचते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप सोचने का, ठीक है, घबराने का बिल्कुल भी नहीं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जिधर भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात होगी तो अपन उधर यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई को ऐसे ही लिखने वाले हैं, तो घबराना नहीं है। आप इसको याद कर लो, बार बार देख लो कि यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, है ना। ध्यान रखना है कि एंगल जो अपन मेज़र कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, है ना, वर्टिकल से नहीं कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से एंगल मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपने को, उसके बाद अपने को करना ये है कि अपने को इक्वेशन लगाना है। कौन सा लगाने का है, किधर लगाने का है, वो अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो ठीक है, ये यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई का वैल्यू याद रखने का। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में कोई भी क्वेश्चन और डिस्कशन हो तो ये डायरेक्टली अपन वहाँ यूज़ कर देंगे। वहाँ पर आपको मौत नहीं आनी चाहिए कि सर ये किधर से आया, सर ये किधर से आया, ठीक है।
उसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या क्या फाइंड करने वाले हैं। एक तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने वाले हैं, रेंज फाइंड करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी फाइंड करने वाले हैं, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें अपन फाइंड करेंगे किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए। 6 कैटेगरी का प्रोजेक्टाइल मैंने डायग्राम बनाया था, बट मोस्टली अपन बात करेंगे सिर्फ 2 कैटेगरी के। और ये जो पीडीएफ है इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी की बात की गई है। तो अगला जो पीडीएफ होगा, अगला जो वीडियो होगा, वो सेकंड कैटेगरी बोले तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर होगा। बट ये अब की बार सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक या फिर ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन तक हमारा डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में और इस पीडीएफ में जो कि आप देख रहे हो। पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। इसके बाद देखिए कि अपन टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि हवा में कितने देर तक रहा प्रोजेक्टाइल। बोले तो ए से अगर स्टार्ट किया है तो बी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा के आसपास लगता है, जो भी है 2 घंटा लगता है, क्या लगता है पता नहीं मेरे को। बट लेट अस चेकआउट ना, चेकआउट कर लेते हैं कि ए जो है पॉइंट है यहाँ से फेंका गया था। आप देखो इस डायग्राम में ए से फेंका गया था प्रोजेक्टाइल को और उसके बाद फिर बी पे पहुंचा है। तो कितना टाइम लगा इसको ए से बी तक जाने में, वो जो टाइम है उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं। तो आप देखो इसको ऐसे बोलते हैं टाइम टेकन फॉर प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम ए टू बी। सही बात है। और इसके लिए क्या हम इक्वेशन लगाएंगे, क्या हम करने वाले हैं ताकि इसका टाइम आ जाए। तो आप देख सकते हो कि v बराबर यू प्लस ए टी लगा देने का किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि किस डायरेक्शन में इक्वेशन को लगाना है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि वो इक्वेशन। क्योंकि अगर आप डायरेक्शन ही नहीं बताओगे कि किस डायरेक्शन में लगाना है तो आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और एक बार फिर से कह दूँ, एक्स डायरेक्शन के मोशन को अलग सोचना है, वाई डायरेक्शन के मोशन को अलग सोचना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें ताकि उस चैनल को आगे समझे, प्रमोट करे और इससे बेनिफिट ले सके। तो यहाँ पर अगला हमारा पॉइंट है कि ए से सी तक अपने को वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी लगा देने का है। बोले तो वाई डायरेक्शन में वी बराबर यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा देने का है। और इसके बाद अपने को पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बोले तो वी वाई वो क्या होती है बेटा, ज़ीरो होती। हाईएस्ट पॉइंट बोले तो सी। आप अगर डायग्राम में देख रहे होगे उस प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट सी था। चलो मैं एक बार फिर से आपको प्रोजेक्टाइल दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा प्रोजेक्टाइल जो कि आप देख सकते हो कि सी जो है हाईएस्ट पॉइंट है। इसी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो इसको याद रखने का और इसी का हमने यूज़ किया है, इसी का हमने यूज़ किया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है उसको हमने क्या कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। तो इतना करते ही अपने को टाइम का वैल्यू आ चुका है और ये टाइम है यू वाई अपॉन जी। आप देख सकते हो टाइम का वैल्यू है यू वाई अपॉन जी। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है कि हमें तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए था, पर हमें तो ए से सी तक जाने का टाइम पता चल चुका है, वो है यू वाई अपॉन जी। तो देखते हैं कि आगे हम कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर हम एयर को नेगलेक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ एसेंट बोले तो ए से सी तक जाने का टाइम, आप डायग्राम को बराबर देखते रहिए। ए से सी तक बोले तो ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का जो टाइम है उसको अपन एसेंट बोल रहे हैं। और अगर सी से बी बोले तो हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने का जो टाइम है उसको अपन डिसेंट बोल रहे हैं। तो दोनों का टाइम क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। कब इक्वल होने वाला है, जब हमने क्या माना, एयर को नेग्लेक्ट माना, एयर को हमने कंसिडर नहीं किया तो फिर ऐसा होता। तो ठीक है, अपन अगर टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते तो क्या आंसर आता, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आता ट्वाइस ऑफ यू वाई अपॉन जी। आप देख सकते हो, है ना। और यहाँ पे अपन यू वाई का वैल्यू कर देते हैं यू साइन थीटा, तो उससे ये भी वैल्यू आ जाता है टू यू वाई साइन, यू वाई बोले तो टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये भी एक फार्मूला आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो घबराने का नहीं है, दोनों ही फार्मूला करेक्ट है। आप टू यू वाई अपॉन जी बोले तो भी करेक्ट, टू यू साइन थीटा बाई जी बोले तो भी करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस बोल रहा हूँ, अगर थीटा 90 डिग्री होती बोले तो प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता तो तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती, बोले तो टू यू बाई जी, क्योंकि आपने साइन थीटा को 1 कर दिया, है ना। तो आ गया आपको समझ में। अगला अगला क्या है कि अपने को क्या करने का है, एच मैक्स फाइंड करने का है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करने का है। ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा
मैक्सिमम हाइट बोले तो पॉइंट नंबर सी। ठीक है, तो पॉइंट सी जो है ग्राउंड से कितने मैक्सिमम हाइट पे होगा उसे अपन डिस्कस करते हैं, समझते हैं। लेट अस चेक आउट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अब की बार आपको फॉर्मूला लगा देना है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। पर इतना ही नहीं, अब की बार कहा गया है कि वाई डायरेक्शन में अप्लाई करना है। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में अप्लाई करना है आपको। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। डायरेक्शन वाई है, इसी वाई डायरेक्शन में आपको अप्लाई कर देना है इस इक्वेशन को। तो आपने ए से सी तक इस इक्वेशन को अप्लाई कर दिया है। आप देखो वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई, है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वाई डायरेक्शन में हमने अप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को। और यहाँ पे एक बार फिर से हाईएस्ट पॉइंट बोले तो पॉइंट सी पे वी वाई का वैल्यू क्या हो जाता? ज़ीरो हो जाता। तो उसी वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। और ए वाई का वैल्यू तो माइनस जी आ ही रहा था, क्योंकि हमने वर्टिकली डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसिडर कर रखा है। तो ए वाई का वैल्यू माइनस जी आने वाला है, राइट। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है अपन ए से सी तक सोचे तो उसको एच मैक्स बोल सकते हैं, बराबर। अब यहाँ पर अपने को क्या चाहिए? एच मैक्स चाहिए। तो देखो कैसे हमने एच मैक्स को फाइंड करा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एच मैक्स के लिए हमने क्या करा, जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट साइड में लेके चले गए उसको। तो यानी 2g एच मैक्स, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? यू वाई का स्क्वायर। यानी कि अगर इसको रीअरेंज करें तो एच मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया कि डिराइव कैसे हुआ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या स्पीड को थोड़ा स्लो करके देखें, पर आप एक बार दोबारा सुने, समझ में 100% आने वाला है। तो यू वाई का वैल्यू बेटा हमें पता है कि दैट वैल्यू इज़ यू साइन थीटा। तो उसी वैल्यू को अपन यहाँ पर पुट करेंगे तो अपने को एच मैक्स का भी फॉर्मूला आ जाने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एच मैक्स का एक और फॉर्मूला है जो कि आप देख सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और ये वही है जो कि यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। बस आपने क्या किया, यू वाई के जगह पर यू साइन थीटा लिख दिया, दैट्स इट, है ना। अब देख सकते हो डायग्राम में यही एच मैक्स है जो हमने फाइंड किया। स्पेशल केस में बात करें तो प्रोजेक्टाइल का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसको 90 डिग्री कर लें, यानी वर्टिकली अपवर्ड कर दें, तो एच मैक्स का क्या वैल्यू आती? तो बेटा आप बोलोगे साइन थीटा को 1 कर दो सर, तो साइन 90 है तो 1 तो होने ही वाला है। तो यहाँ पर आप बोलोगे एच मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, है ना। एच मैक्स का फॉर्मूला यही आने वाला है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है हमारा रेंज। तो यहाँ पे रेंज क्या होता ना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता रेंज? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अगर कल देखना है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है रेंज का, तो यहाँ पर इस डायग्राम को देख लीजिए ध्यान से कि ए से बी तक जो है आपको रेंज देखना है, ए से बी तक, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कि आप देख सकते हो। इसके बाद देखो कि कैसे फाइंड करना है इस इक्वेशन को, मतलब इस फॉर्मूले को, रेंज को अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको देख लेते हैं कि रेंज को फाइंड करना ज़्यादा टफ नहीं है, रेंज को फाइंड करना बिल्कुल आसान है। आपको करना क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में इस फॉर्मूले को लगा दे। कौन सा फॉर्मूला? तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जी हाँ, हमारा वही प्यारा सा इक्वेशन जो कि आप क्लास 9th में भी पढ़ते थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किस डायरेक्शन में लगाने का? एक्स डायरेक्शन में लगाने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर इस इक्वेशन को लगा दिया एक्स डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगा? एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, अपने को ए एक्स का वैल्यू क्या रखने का है? ज़ीरो। ए एक्स का वैल्यू ज़ीरो आता, ये हमें पहले से ही पता था। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के लिए, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। इसका वैल्यू हमें याद होना चाहिए कि भाई ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो इसको ज़ीरो रख दिया। और यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो ए से बी तक का जाने का टाइम अपने को पहले से पता था, 2u/y अपॉन जी। वैल्यू पुट करते ही रेंज का वैल्यू आ जाती, क्या आ जाती? 2ux/uy अपॉन जी। यही रेंज का फॉर्मूला है, इसको याद कर लेने का बेटा। इसके बाद एक और फॉर्मूला अपन देख रहे हैं रेंज के लिए, जो कि आप देखो यहाँ पे
अगर यू एक्स के जगह पर यू कॉस थीटा रखा गया, यू वाई के जगह पर यू साइन थीटा रखा गया, तो यही फॉर्मूला क्या बनने वाला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसको भी रेंज का फॉर्मूला याद रखने का और ऊपर वाला भी याद रखने का, बोले तो 2 ux uy/g भी याद रखने का, बराबर। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि ये जो दूसरा वाला इक्वेशन आया है इसमें हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद ली है, जो कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइन 30 डिग्री लिख रहे हो तो साइन 30 डिग्री को लिख सकते हो 2 × साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो इस आइडेंटिटी को, याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेटा मैं चाहता हूँ कि जल्द ही 700 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दो, ताकि मेरा जो पुराना वादा है कि एनसीईआरटी सीरीज़ लॉन्च करना है उसको भी लॉन्च कर देंगे 700 सब्सक्राइबर्स पूरा होते के साथ। और एनसीईआरटी सीरीज़ अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और नया सीरीज़ है जो कि पूरे इंटरनेट पे नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि क्या पढ़ना है, सबको पता है कि मेहनत करना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी का जो किताब है उसके अंदर क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अपन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सीरीज़ में, और वो कब रिलीज होगा, जब 700 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे। तो बेटा चक दे फट्टे, 700 सब्सक्राइबर्स चाहिए मेरे को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। लेकिन एक एक आपसे मेरी विनती है, एक मेरी शिकायत है, आप लोगों को जो वीडियो जो पीडीएफ दी जाती है उसे आप पूरा का पूरा पढ़ें, पूरा का पूरा देखें और पूरा का पूरा लिख लें अपने कॉपी में और समझ लें, है ना। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ सब्सक्राइबर्स बढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो अपने बच्चे हैं, हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, उन्हें टॉपिक समझ में आए। तो इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सब्सक्राइबर्स तो बेटा मैं आपको बता दूं कि मैं अगर चाह लूँ तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही इसके 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मेरे को करना क्या होगा, यूट्यूब में प्रमोशन कर दूंगा कुछ पैसे डाल के, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हो जाएंगे, मैं करके भी दिखा दूंगा आपको। पर उससे मेरे अपने बच्चों का क्या फ़ायदा। मैं ये मेहनत सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कोई कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। तो वो तभी हो पाएगा जब आप उस पूरे पीडीएफ को लिखोगे कॉपी में, पूरा का पूरा समझोगे, एक बार दो बार समझोगे, और तभी जाके मेरे लिखने का, मेहनत करने का, मेरा वीडियो बनाने का प्रयास सफल जाएगा। तो बेटा आप इसको ज़रूर करें, कोई दिक्कत आती है मैं आपके साथ हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंज का क्या वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है और इसके लिए क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, जो कि हमने अभी अभी फाइंड किया है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो बेटा तब होगा जब साइन 2 थीटा को अपन 1 मान लेते हैं। और ये कब होता है, जब थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि 2 थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा और साइन 91 होता है, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन। तो यानी कि आप देख सकते हो कि रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, u²/g। इसे याद रखें, समझे या जो भी करें, बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये अगला पॉइंट है हमारा। इक्वेशन किसका, ट्रैजेक्टरी का। तो भैया ट्रैजेक्टरी क्या होता है, ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ ना तो स्ट्रेट लाइन है, ना तो सर्कुलर है, ना तो एलिप्सॉइडल है, तो ये एक अलग ही पाथ है। उस पाथ का क्या नाम देते हैं, क्या मतलब है, उसको भी अपन समझेंगे, पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी शुड नॉट कंटेन एनी टर्म ऑफ टी, टाइम। बोले तो टाइम का कोई ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए उस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गलती से टाइम का इक्वेशन रख दिया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में, तो यानी कि वो गलत है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे हम इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को डिराइव करते हैं। तो पहले तो इन जनरल एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हमने एक्स डायरेक्शन में फाइंड कर लिया है। क्या आने वाला है, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक जनरल सा इक्वेशन लिख दिया, और इसमें यू एक्स का वैल्यू को तो यू एक्स ही रखना है, और ए एक्स का वैल्यू क्या कर देना है, जीरो कर देना है, जो कि हमें पता है कि वो जीरो ही होता है। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स होता ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, राइट। तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू आ चुका है आपके पास x/u x। टाइम का वैल्यू क्या आ चुका है, मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ
आपसे x बाई यू एक्स आ चुका है टाइम का वैल्यू। तो बेटा फिर से बता रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है, दोबारा इस डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले को लगा देना है, लेकिन अब की बार y डायरेक्शन में लगाना है। अब की बार किस डायरेक्शन में लगाना है? y डायरेक्शन में लगाना है इस इक्वेशन को। तो y डायरेक्शन में जब आपने लगा दिया इक्वेशन जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे, तो होगा क्या, आपको टाइम का वैल्यू भी रखना पड़ेगा, और टाइम का वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया x बाई यू एक्स, तो यही हम वैल्यू रख देते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हो वैल्यूज़ पुट करने के बाद, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद, ये एक गंदा सा इक्वेशन आ चुका है, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपको माइग्रेन हो सकता है। तो क्या करें भाई, याद ना करें तो काम तो आएगा एग्जाम में। तो बेटा ऐसा करें कि दोबारा तिबारा इसको डिराइव कर लें, आखिर ये इक्वेशन आया कैसे। तो जब आप एक बार, दो बार, तीन बार डिराइव कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में इस फॉर्मूले को सोच पाएंगे कि एक्चुअली में ये फॉर्मूला क्या था, है ना। आप रटने की कोशिश करोगे तो 100% भूल जाओगे, क्योंकि अपने को यही काम आने वाला है कब, 2 साल के बाद। ठीक है, कुछ बच्चे 11th में जाने वाले होंगे, कुछ बच्चे 11th में होंगे, तो ये चीज़ अपने को साल भर बाद काम आने वाला है। तो इसलिए आप इसको क्या कीजिए, याद करने की कोशिश मत कीजिए, इसको डिराइव कीजिए। इसको आप एक बार, दो बार डिराइव कर लीजिए कि कैसे ये इक्वेशन आया है, बस इतना ही करना है। और आपको पता है कि यू एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, यू कॉस थीटा, यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा, वो सारा वैल्यूज पुट करके हमने सिंप्लीफाई किया, ज़्यादा टफ नहीं है। अब आगे तक देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, एक से एक बेहतरीन ऐसे फंडे ला रहा हूँ ना आपके लिए कि बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है। आप दिल से थैंक्स करोगे मेरा, और ये मेरा प्रॉमिस है, ऐसे ऐसे कंटेंट्स ला के दूंगा आपको कि जिससे आप बस एक ही चीज़ कहोगे, वाह सर मौज कर दी। तो बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का एक सिंपल सा फॉर्म है, एक 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 बड़ा ही सिंपल सा फॉर्म है कि आप देखोगे कि यहाँ पर दिक्कत आ रही थी उसको याद करने में। वो जो एक गंदा सा इक्वेशन अभी हमने देखा, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, भला किसे याद हो सकता है। तो याद मत कीजिए, डिराइव कर लो 2-3 बार तो अपने आप को समझ में आ जाएगा। लेकिन एक सिंपल सा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला है, उसको तो याद कर ही सकते हो, जो कि आपके सामने है, y बराबर एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो इसमें r का वैल्यू होता है रेंज, और याद रखिए ये बड़ा काम का, बड़ा कयामाती ये फॉर्मूला है। इसको अपन समझेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस फॉर्मूले में u नहीं है, बोले तो इनिशियल स्पीड नहीं है, जबकि इससे पहले जो एक गंदा सा फॉर्मूला था जो कि आपके सामने, इसमें u का वैल्यू दिया होता। इसका मतलब कि हमें अगर u का वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो क्लियरली अपने को पहला वाला फॉर्मूला, बोले तो ये गंदा वाला फॉर्मूला काम नहीं आने वाला है, क्योंकि u का वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो u का वैल्यू नहीं गिवन है तो दूसरा वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा कि उसमें u का वैल्यू जरूरत ही नहीं है। तो लेट अस चेक आउट कि हम कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। और देखिए आपके सामने ये पहला न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से समझिए, और इस न्यूमेरिकल का आप सॉल्यूशन करेंगे यूं यूं चुटकियों में। तो बेटा यहाँ पर पॉइंट ए से फेंका गया प्रोजेक्टाइल को, कितने स्पीड से तो मेरे को नहीं पता, मेरे को बस एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया है 60 डिग्री। और यहाँ पर होता क्या है कि कुछ दूर आगे एक दीवार होता है, एक दीवार, वो जो वॉल होता है, उस वॉल को जस्ट एकदम से क्रॉस करता है वो प्रोजेक्टाइल, और जाके दीवार के उस तरफ जाके ग्राउंड को हिट कर देता है, जो कि आप देख सकते हैं। डायग्राम में आप देखेंगे कि दीवार से पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, और दीवार से पॉइंट बी का डिस्टेंस 8 मीटर है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर क्लियरली अपने को तो समझ में आ रहा है ए और बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होती, बेटा 12 होती, और यही अपना रेंज है। ठीक है, तो अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा समझते हैं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को अपन 0,0 बोल रहे हैं, क्या 0,0। तो उसी तरीके से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को अपन बोल सकते हैं 12,0, क्या 12,0। ठीक है, अब यहाँ पर अपन जो वॉल है, ये जो दीवार है, इसका जो हाइट है, मतलब जो मैक्सिमम, मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, उसका अपन कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं 4, y, क्या
4, तो जो दीवार है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं अपन 4, और यही y चाहिए अपने को, हाइट ऑफ द वॉल चाहिए, दीवार की हाइट कितनी है, तो ये y का वैल्यू चाहिए अपने को, यही चाहिए। और देखो सीधी सी बात है, ये जो पॉइंट P है जो कि दीवार का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ऑब्वियसली ये उस पाथ पे लाई करता है। ऑब्वियसली दिस पॉइंट P लाइज ऑन द पाथ and hence definitely this must satisfy the equation of trajectory. So obviously this must satisfy the equation of trajectory for sure. ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिख देते हैं आपके सामने। रेंज का फॉर्मूला आ चुका है 12 बच्चों। वेट किस बात का है, एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। वैल्यू पुट कर दो, चकते फट्टे। tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan 60 डिग्री। 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि पॉइंट P पे x का वैल्यू 4 है, रेंज का वैल्यू 12 है, तो बेटा वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देना है। x का वैल्यू अपने को पता है दैट इज 4, y का वैल्यू क्या जाने वाला है आपके सामने, तो ऑब्वियसली अपने को हाइट पता चल चुका है। फ्रैक्शन में चाहे तो फ्रैक्शन में छोड़ो, डेसिमल में चाहे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, बट आपको फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है कि आसान है, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो बेटा अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, क्योंकि कितने मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं आपको शायद पता नहीं है। और इस वक्त रात हो रहा है, बोले तो मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट टाइम कितना है, बट इस वक्त 2:30 या 3 बज रहे होंगे, और इस वक्त मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि बिल्कुल भी आवाज़ ना आए। हालांकि मेरे पास बोया का माइक्रोफोन भी है जिसमें कि नॉइज़ कैंसलेशन हो जाता है, बट सुबह में और भी नॉइजेज होती है, तो मैं चाहता हूँ कि एकदम नॉइज़ फ्री वीडियो बने। तो बेटा प्यार बहुत करता हूँ अपने बच्चों से जो कि आप लोग हो, और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक बच्चा सफल हो जाए। अगर एक भी बच्चा मेरा अगर फेल होता है तो आपसे ज़्यादा, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा दुख मुझे होता है, मैं बता नहीं सकता। आज भी 5 साल 7 साल बाद अगर उनका कॉल आता है मेरे बच्चों का, मेरे स्टूडेंट्स का, और वो कहते हैं कि सर मैं यहाँ हूँ, ये परेशान हूँ, तो बेटा मेरी जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने अपना काम 100% नहीं किया। क्या कमी रह गई, क्या कसर रह गई मुझे पढ़ाने में कि मेरा बच्चा आज सफल नहीं हो पाया। तो बेटा सारी चीज़ों को, सारे निराशा, इच्छा, आकांक्षा सब कुछ साइड में रख के आप पूरा फोकस करो जो भी आप करना चाहते हो। अभी के लिए तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे कर रहे हैं, तो इस पे फोकस कीजिए और बताइए मेरे को कि क्या आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये मेरे को ज़रूर बताइए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला न्यूमेरिकल जो कि आप देख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल का है आई कैप प्लस 2j कैप, बोले तो वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आई कैप अलोंग द ग्राउंड है, बोले तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। जे कैप अलोंग द वर्टिकल है, बोले तो वाई एक्सिस है। और यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताना है, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जिस दिन आपको क्वेश्चन से प्यार हो जाए, जिस दिन आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाए, तो उसी दिन समझिएगा कि आपके सक्सेस की जो कहानी है वो स्टार्ट हो चुकी है और आपकी कहानी शुरू हो चुकी है। तो बेटा जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, जो जो क्वेश्चन है, अगर उससे मोहब्बत करना सीख गए, अगर उसमें आपको खूबसूरती दिखने लग गई, तो बेटा इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो इश्क है ना, ये मुकम्मल भी होगा और आपको सफलता के मुकाम भी हासिल होंगे, ठीक है। और इसके अलावा माँ से प्यार कर लेना, तीसरा कोई प्यार मत करना बेटा, बहुत धोखा मिलता है। तो इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाई पे फोकस कर लो, पढ़ने का उम्र है, पढ़ लो, बाकी सब धोखा है। तो बेटा देख लो यहाँ पर ux का वैल्यू आ जाता है 1, ui का वैल्यू आ जाता है 2। ध्यान से देखें यहाँ पे tan थीटा लिख सकते हैं अपन uy बाई ux, इसका वैल्यू आता है 2, जो कि आप देख सकते हो। तो tan थीटा का वैल्यू आ जाता है 2, बोले तो थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बच्चे, और यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है tan थीटा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे सोचें, लेट अस चेक आउट। तो यहाँ पे रेंज का वैल्यू हम लिख सकते हैं जो कि 2ux ui अपॉन जी है। तो पुट कर दीजिए वैल्यू ux का ui का, और आप देख सकते हो कि रेंज का वैल्यू आ चुका है 4/10, ठीक है। हमने इस प्यारे से नन्हे मुन्ने से जो फॉर्मूला सीखा था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, तो क्लियरली अपने को आर पता है, रेंज पता है, टैन थीटा पता है, तो बेटा चक दे फट्टे, कुछ जरूरी ही नहीं है और जानने की। वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर आ चुका है अपना।
इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का आंसर आ चुका है। आप देख सकते हो कि यह आंसर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का है। बस रेंज का वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा का वैल्यू पुट कर दो, यही आंसर है अपना। बहुत ही सिंपल सा। बेटा समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा इस इक्वेशन को करो, समझ में आ जाए तो बेटा वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को देखे बगैर, क्वेश्चन को देख के इसको कर लो खुद से, और आप कमेंट में मेरे को बताओ कि यस सर आई डिड इट। रफ में करो, अभी करो, और अभी आप करोगे और अभी मेरे को बताओ कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला है न्यूमेरिकल नंबर 3। आप ध्यान से देखिए, अगर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है, मैक्सिमम हाइट h बोला गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए अपने को। एक बार फिर से समझो, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए अपने को, मैक्सिमम हाइट गिवन है h। ठीक है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला जो कि अपने को पता है कि h लिखा गया है यहां पर क्वेश्चन के अंदर, उसका फॉर्मूला अपने को पता है ui का स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहां से ui का वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं जो कि √2gh आएगा, सिंपल। ठीक है, ui का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, जो कि आप देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल अंडर रूट करके आ चुका है। ui का वैल्यू आ चुका है √2gh। इसमें मैंने कुछ खास काम नहीं किया, रॉकेट साइंस नहीं लगाया एलॉन भैया की तरह। तो एलॉन मस्क को सब लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आज ही जा करके जाने कि कितने चमत्कारी, कितने कयामाती, कितने जुनूनी इंसान थे एलॉन मस्क। थे नहीं हैं, सॉरी। तो एलॉन मस्क ने खुद से रॉकेट साइंस पढ़ा और रॉकेट को स्पेस में भेज दिया। भाई साहब, मैं तो सोच के ही हैरान हूं कि क्या ये मानव सोच के परे था या वो क्या था, मेरे को नहीं पता। बट हेड्स ऑफ। एलॉन मस्क जैसी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए अपने को। प्रोजेक्टाइल है ठीक है, लेकिन रॉकेट स्पेस में नहीं प्रोजेक्ट करना बेटा, कॉमन सेंस लगाना है। बड़ा इजी है, बहुत सिंपल है, घबराने का बिल्कुल भी नहीं, लोड नहीं लेने का, स्ट्रेस नहीं लेने का। वो आगे आएगा, स्ट्रेस अगला चैप्टर आएगा, 2 4 5 6 चैप्टर के बाद आएगा, अभी तो नहीं लेने का है। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देख लो, 2u/g आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जा रहा है 2u/g, जो कि आप देख सकते हो कि आपको पता है, पहले ही बता चुका हूं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। बेटा करना क्या है, कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना जीवन में। वैल्यू पुट कर दो ui का। आपने देखा अभी तुरंत ui का वैल्यू हमने फाइंड करा था √2gh। तो आप देख सकते हो कि वैल्यू पुट कर दिया हमने ui का, जो कि √2gh है। बस उसके बाद तो कुछ नहीं करना बेटा, रूट के अंदर ले जाओ प्यार से। 2/g बाहर खड़ा है, रूट के बाहर है, तो अंदर ले जाओगे तो 4/g² हो जाएगा। 4 × 2 8 हो जाएगा, जी से जी कट जाएगा, एक जी बच जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। आंसर आ गया अपना √2 8h/g। आंसर रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, सिंपल कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता देना मेरे को। अगला है न्यूमेरिकल नंबर 4। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 है, बड़ा सिंपल, ध्यान से देखिए। प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से फेंका गया, रेंज का वैल्यू एच मैक्स के ट्वाइस है। आपको बताना है रेंज क्या है। ठीक है, एक बार फिर से समझो क्वेश्चन को। प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से फेंका जाता है, रेंज का वैल्यू ट्वाइस है एच मैक्स के, बोले तो मैक्सिमम हाइट के। रेंज बताना है इस प्रोजेक्टाइल का। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि रेंज का वैल्यू ट्वाइस एच मैक्स। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रेंज का वैल्यू ट्वाइस एच मैक्स है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिया, क्वेश्चन के अंदर ही हिंट होता है। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, तो आधा तो सवाल ऐसे ही बन जाता है। उसके बाद फिर बचा होता है थोड़ा बहुत, फाइनली आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाते हो, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो रेंज का वैल्यू ट्वाइस एच मैक्स गिवन है इसके अंदर। रेंज का वैल्यू आप क्या लिखोगे, 2 × ui/ux/g। ठीक है, आप देख सकते हो रेंज का वैल्यू मैंने लिख दिया है, इसी फॉर्मूले को याद रखना है। और फिर एच मैक्स का वैल्यू आपको पता है ui का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो एच मैक्स का फॉर्मूला जो आप लिखोगे ui का होल स्क्वायर अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला जो आप लिखोगे, जो कि आपको याद है पहले से आपने लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड LHS और RHS जी कट जाएगा, ui कट जाएगा, 2 कट जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो बच क्या गया है, 2ux बराबर ui। बहुत ही आसान है, सिंपल है। आप पेन कॉपी लेके बैठिए, लिखते जाइए, समझते जाइए, और बस गाना गुनगुनाते जाइए। कौन सा, आज फिर जीने की तमन्ना है, यही यही तमन्ना लेके, यही 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 पैशन, यही उम्मीद लेकर के आपको काम करना है। बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। कुछ बच्चे होपलेस हो जाते हैं फिजिक्स को देख करके, पता नहीं क्या होगा। कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ तो अच्छा ही होने वाला है, कुछ तो प्रोजेक्ट ही होगा लाइफ में, है ना। कुछ तो एक्सेलरेशन ही मिलने वाला है। अगर कुछ ना भी मिला तो जी तो है ही यार, जी तो है ही आपका एक्सेलरेशन। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आगे सोचते हैं। 2ux बराबर ui आ चुका है, जो कि आपको देखा है, आपने यहाँ पे देख लिया है।
रेंज का वैल्यू ट्वाइस एच मैक्स है, उसी से हमने कंक्लूड करके 2ux बराबर यू आई लिख दिया है। तो यानी कि यू आई अपॉन यू एक्स क्या आ जाता है 2, यू आई अपॉन यू एक्स क्या आ जाता है 2, आप देख सकते हो। तो इसी को अपन tan थीटा बोल सकते हैं, और tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर इसी को अपन बोल सकते हैं 2/1। तो यानी कि अपने को पता है कि हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आती, √5, क्या आती √5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइपोटेनस का वैल्यू आ चुका है √5, और tan थीटा का वैल्यू अपने को पता है कि tan थीटा का वैल्यू क्या आ चुका है 2/1। तो यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू है 2, बेस का वैल्यू है 1, हाइपोटेनस का वैल्यू है √5। तो आप देख सकते हो ये सारा कुछ रेंज के फॉर्मूले में अपने को साइन थीटा का वैल्यू पुट करना है, कॉस थीटा का वैल्यू पुट करना है, बस आ गया आंसर हमारा। और बेटा एक बार रिमाइंड करना चाहूँगा कि सर ये वाला फॉर्मूला तो देखा नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा, फिर से पलट के देखो आप कि क्या मैंने रेंज का फॉर्मूला u² साइन 2 थीटा अपॉन जी बोला था, और इसी साइन 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, सॉरी एक्चुअली साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बस इतना ही करना था, और इस फॉर्मूले में साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दो, कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दो, आंसर जो है यू के टर्म्स में आ रहा है, जी तो कांस्टेंट है ही। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी क्वेश्चन को करने का, कि आप इस क्वेश्चन को समझो, उसमें क्या गिवन है उसको समझो, और फिर फाइनली क्या करना है, क्या आंसर चाहिए, उस स्टेप में उस डायरेक्शन में बढ़ते चलो। तो होता क्या है, शुरुआत में आपको एकदम से नया क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन आपके दिमाग में नहीं आएगा, बट घबराने वाली बात नहीं है बेटा, घबराने वाली बात नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो बेटा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो इसी उम्मीद और हौसले के साथ अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। तो अगला सवाल लेट्स चेक आउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया था, और यही वैल्यू फिर खैर हमने वहाँ पे पुट कर दिया ओवरऑल, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल, अगला न्यूमेरिकल ध्यान से आप देखिए। पोजीशन वेक्टर दिया जा चुका है प्रोजेक्टाइल का, क्या दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर। तो देखिए भाई पोजीशन वेक्टर दिया गया t बराबर 2 पे, t बराबर 0 पे लॉन्च किया गया है, मतलब ओरिजिन पे है, t बराबर 0 पे है ना। t बराबर 0 पे प्रोजेक्टाइल किधर है, ओरिजिन पे। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार रुक जाइए, लंबी गहरी सांस ले, और प्रोजेक्टाइल को के जो क्वेश्चन है इसको पढ़ें ध्यान से। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मेरे जैसा इंसान कर सकता है, तो डेफिनेटली मेरा हर एक बच्चा कर सकता है, मेरे को पूरा यकीन है। तो देखिए यहां पर पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की बात करें तो रेंज मतलब इसका ओरिजिन वैल्यू है, मतलब ओरिजिन पे है t बराबर 0 पे, मतलब शुरुआत में t बराबर 0 पे ओरिजिन पे। ध्यान से देखिएगा पोजीशन वेक्टर जो है t बराबर 2 पे बोले तो t बराबर 2 सेकेंड्स पे, यानी 2 सेकंड के बाद इसका जो पोजीशन वेक्टर है 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप है। ये है इसका पोजीशन वेक्टर एट t बराबर 2, है ना। t बराबर 2 पे इसका पोजीशन वेक्टर है 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप, इसको ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है थीटा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, मतलब उस थीटा का वैल्यू बताना है अपने को। तो एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं। प्रोजेक्टाइल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया है, शुरुआत में टाइम बराबर 0 है, मतलब शुरुआत में प्रोजेक्टाइल ओरिजिन पे है, 2 सेकंड के बाद पोजीशन वेक्टर है 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप। अब बताना अपने को कि प्रोजेक्टाइल को जो ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया था, बोले तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए हमें, थीटा चाहिए, वी वांट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हिंट दिया है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसी से हमारा काम चलता है, वही हमारा हिंट है, उसी से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आखिर सोचिए कि कैसे इसको उससे और फाइनली हमें जो आंसर में चाहिए उसको कनेक्ट करते हैं। यही कनेक्ट करने की जो कला है, यही जो कनेक्ट करने की जो कला है वो आपको सीखनी है। इसी को फिजिक्स कहते हैं, इसी को आप कहते हो कि सर मेरे को समझ में आ रहा है, यही अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो सोचो, अगर आप सोचोगे नहीं तो फिजिक्स तो सीख नहीं पाओगे, आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर। तो यहाँ पर देखो आर जो पोजीशन वेक्टर है इसका वैल्यू दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। आर जो पोजीशन वेक्टर इसको आप कहते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। और इसी का वैल्यू दिया गया है 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप, यानी कि x का वैल्यू आ रहा है 40, y का वैल्यू आ रहा है 50, यानी x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी x डिस्प्लेसमेंट उसको कह रहे हो 40 और y डिस्प्लेसमेंट को कह रहे हो 50। तो बेटा करना क्या है, अपने को x डायरेक्शन में फॉर्मूला लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लगा दिया फॉर्मूला, चक दे फट्टे। ax का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, ax का वैल्यू 0 आ रहा है, यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू टाइम का 2, और यहाँ से आप देख सकते हो ux का वैल्यू आ चुका है 20, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का वैल्यू आ रहा है 20, जो कि आप देख सकते हो। पॉज करके वीडियो को देख लो, बहुत ही आसान है, हमने कुछ खास नहीं किया है।
यू एक्स का वैल्यू आ चुका है। इसके बाद फिर हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दिया वाई डायरेक्शन में। अब की बार वाई डायरेक्शन में लगाना है और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ रहा है 50, तो फिर अपने को वैल्यूज पुट कर देने हैं। ए वाई का वैल्यू आता है बेटा -10। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन को -g बोलते हैं और इसी -g को अपन -10 बोल रहे हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दिया और यहाँ से फिर अपने को यू आई का वैल्यू आ रहा है 35। बोले तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन दैट इज 35। ठीक है, तो अपने को पता है कि यू आई का वैल्यू आ चुका है, यू एक्स का वैल्यू आ चुका है और टैन थीटा का वैल्यू आता है यू आई बाई यू एक्स। इसको याद रख लीजिएगा कि टैन थीटा इज यू आई अपॉन यू एक्स। बोलिए मेरे साथ, टैन थीटा इज इक्वल टू यू आई अपॉन यू एक्स। याद रख लीजिएगा इसको, अभी 2 क्वेश्चंस में भी हमने किया था और अभी फिर से कर रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। टैन थीटा का वैल्यू हो जाता है यू आई अपॉन यू एक्स। तो आप देख सकते हैं कि टैन थीटा का वैल्यू आ जा रहा है 7/4, यानी थीटा का वैल्यू आ जाएगा टैन इनवर्स 7/4। टंटड़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है बेटा, जोश जुनून पैशन और उम्मीद हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल 6, तो ये देखिए न्यूमेरिकल 6 में क्या करना है अपने को। एक आर्टिलरी पीस है जो कि कॉन्स्टेंटली शूट कर रहा है इस सेल्स को विद अ मजल स्पीड, विद द सेम मजल स्पीड। मतलब कि एक आर्टिलरी पीस है, वो तोप गोले, और उसका जो मजल स्पीड है, मतलब वो जो तोप है वो उसके अंदर से जो गोले निकल रहे हैं उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, सेम मजल स्पीड है ना। और उसका जो मैक्सिमम रेंज है आर है। तो बेटा मैक्सिमम रेंज कितना क्वेश्चन में, आर। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया कि टारगेट जो कि r/2 पे, टारगेट किस पोजीशन पे है, तो टारगेट इज एट अ डिस्टेंस r/2। ठीक है, फ्रॉम द गन से कितने दूर पे, r/2 डिस्टेंस पे है, एंड ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, तो आपको बताना है इलिवेशन एंगल क्या होगा, किसका, गन का। बोले तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। सीधी सी बात है, सवाल बहुत ईजी है। रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने को पता है, u²/g आएगा, राइट। तो हमने u²/g लिख दिया, इसको r बोला गया क्वेश्चन के अंदर। और अपने को अगर टारगेट को हिट करना है r/2 पे, तो बेटा r/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, u²/2g। और इसी u²/2g को अपन लिख सकते हैं u² sin 2α/g, राइट। इसका मतलब ये होगा कि जो अपना टारगेट है जो कि r/2 डिस्टेंस पे है, अगर उसको हिट करें तो एक्चुअली वो रेंज हो जाएगा। और रेंज का फॉर्मूला तो अपने को पता है, u² sin 2α/g। तो यानी कि हमने इक्वेट कर दिया यहाँ पे, और इक्वेट करने के बाद आप देख सकते हो कि क्या आएगा। इक्वेट करने के बाद आप देख सकते हो कि अल्फ़ा का वैल्यू आ चुका है, और अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू आ जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। तो बहुत ही आसान है, u² से u² कट गया, g से g कट गया, हाफ का वैल्यू sin 2α, यानी कि sin 30 डिग्री है, यानी कि 2α 30 डिग्री है, यानी अल्फ़ा कितना है, 15 डिग्री, 15 डिग्री। लेट्स चेक आउट अगला न्यूमेरिकल नंबर 7। बेटा न्यूमेरिकल्स जब आपसे खुद से बनता है तो बेटा वीडियो को पॉज करके अपने आप को अपलोड करें, खुश हो जाए अपने लिए कि यस मैंने कर दिखाया। अगर आप अपने आप को खुश नहीं करेंगे, अब अगर अपने आप को आप प्राउड फील नहीं करेंगे, तो बेटा कोई भी आपको आके ये नहीं बोलेगा बेटा कि शाबाश तुमने तो ज़बरदस्त कर डाला। तो बेटा खुद को, अपने आप को मोटिवेटेड रखो और अपने आप को प्राउड भी फील करवाओ, अपने आप को अच्छा भी फील करवाओ, और ये बोलो कि यस शाबाश मैंने कर दिखाया। तो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको खुशी तो होगी। हैप्पीनेस इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हैप्पीनेस ही नहीं होगा तो सक्सेस का ही क्या करोगे, राइट। तो हैप्पीनेस तो होना ही चाहिए बेटा, खुद को थोड़ा बहुत तो हैप्पीनेस देते रहो। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 6i कैप प्लस 8j कैप है। वेलोसिटी किसका, प्रोजेक्टाइल का, ये इनिशियल वेलोसिटी है। आपको बताना है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल रहा है यूएक्स का वैल्यू है 6, यूआई का वैल्यू है 8, जो कि आप देख सकते हो। रेंज की वैल्यू आपको पता है, और रेंज की वैल्यू में यूएक्स का वैल्यू रखना है, यूआई का वैल्यू रखना है, और आंसर आ जाएगा रेंज का। तो बेटा अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन अब तक का। यूएक्स आपने देख लिया 6 है, यूआई का वैल्यू देख लिया आपने 8 है, वैल्यू पुट कर देना है, रेंज का आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया एंगल 45 डिग्री पे विद द ग्राउंड, बोले तो हॉरिजॉन्टल। एलिवेशन एंगल चाहिए किसका, प्रोजेक्टाइल का, कब, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। और कहाँ से देखा जा रहा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। बोले तो आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। हमें चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सो वेल मेरे बच्चों, आप देख सकते हो कि इस अल्फा का वैल्यू अपने को चाहिए, व्हाट इज द एंगल अल्फा। तो आप देखोगे यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, और उस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का वैल्यू है एच मैक्स,
बेस का वैल्यू है रेंज बाई 2, तो बस सिंपल ही है, अपने को टैन अल्फा लिख देने का है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो एच मैक्स अपॉन रेंज बाई 2, सिंपल। अब बेटा एंगल थीटा, बोले तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है 45 डिग्री, जो कि आप देख सकते हो। थीटा एंगल और अल्फा दोनों अलग अलग हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो हमने क्या करा, एच मैक्स के वैल्यू में थीटा को 45 डिग्री कर दिया, रेंज में भी थीटा को 45 डिग्री कर लिया। वैल्यूज पुट करते ही यू स्क्वायर कैंसिल, जी जी कैंसिल, सॉल्व करके हाफ आ जाएगा। और टैन अल्फा हाफ है तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स हाफ। इतना ही आंसर है हमारा, दैट्स इट। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, भगवान का नाम लो और करना चालू करो। डोंट वेट फॉर गुड मोमेंट्स, जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। अच्छे मोमेंट्स बिल्कुल आएंगे। ठीक है, और आते रहते हैं, निरंतर आते रहते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जो इंसान अगर खुद का ही हेल्प नहीं करता तो भगवान भी उसका क्या मदद करेगा, है ना। तो आप अपना खुद का अगर मदद कर रहे हैं तो भगवान, माता पिता, गुरुजी, हर कोई आपके साथ है। लेकिन अगर आप खुद का ही मदद नहीं कर रहे, यू हैव गिवन अप, आपने गिव अप कर दिया है, तो कुछ नहीं हो सकता बेटा, आपको कुछ नहीं हो सकता। तो बस गिव अप ना करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो प्रोजेक्टाइल्स है ए और बी, उनके स्पीड का रेशियो 1:√2 है, एक्वायर कर लेते हैं वो सेम हाइट। बोले तो एच मैक्स दोनों का सेम आने वाला है। ए को फेंका गया 45 डिग्री एंगल पे, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे फेंका जाए या फिर फेंका गया होगा, आई डोंट नो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं जिनके स्पीड का रेशियो 1:√2 है, दोनों ने सेम मैक्सिमम हाइट अचीव करी है। अब कहा जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल ए जो है उसको 45 डिग्री एंगल पे फेंका जा रहा था, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे फेंका गया होगा। यू ए बाई यू बी का वैल्यू 1/√2 है। ठीक है बेटा, एच मैक्स का वैल्यू बोले तो H1 और H2 का वैल्यू अपन सेम कर देते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यू ए बाई यू बी का स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 2g कट जाएगा, है ना। तो यू ए बाई यू बी का वैल्यू है 1/√2, तो यू ए स्क्वायर अपॉन यू बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, है ना। फिर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू आता है हाफ। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट इट, 1/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ जाता है हाफ, और थीटा का वैल्यू आ जाता है 30 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो दैट्स वेरी सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं है। यस, आई कैन डू इट, है ना, ऐसा सोचो। अगला प्रश्न, या फिर समझ लो एक अगला कंडीशन, दो प्रोजेक्टाइल है जिनको कि सेम स्पीड से फेंका गया है। फॉर वॉट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए दोनों का रेंज सेम होगा, अंडर वॉट कंडीशन। दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल हैं, स्पीड दोनों का सेम है, बोले तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से फेंका जाए, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिससे कि उनका क्या आता है, उनका रेंज सेम आता है। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट बोथ हैव द सेम रेंज, आई मीन क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं सिचुएशन आपके सामने है, दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल है, दोनों का रेंज सेम है, दोनों का रेंज सेम है, और यहाँ पर पहले प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा 1, दूसरे प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा 2, और देख सकते हो कि कैसे हमें उस थीटा 1 थीटा 2 के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो देखिए कि प्रोजेक्टाइल जिसका की स्पीड सेम है और रेंज भी सेम है, आप देख सकते हो इनिशियल स्पीड सेम है बेटा, है ना। तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा 1 थीटा 2 मान लेते हैं हम लोग रेस्पेक्टिवली। तो रेंज इक्वल है तो बेटा रेंज का फॉर्मूला लगा देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला हमने लगा दिया, R1 इज इक्वल टू R2। आप देख सकते हो यहाँ पे R1 R2 का फॉर्मूला लिख दिया हमने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी। तो बेटा यहाँ से जी कट गया, यू स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से वैल्यू आ रहा है साइन 2 थीटा 1 बराबर साइन 2 थीटा 2। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसका मतलब अगर दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, साइन फंक्शन इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब उन दोनों एंगल्स का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री, है ना। आप देख सकते हो। तो उसी तरीके से हमने क्या दिया, 2 थीटा 1 और 2 थीटा 2 के सम क्या आने चाहिए 180 डिग्री, राइट। और इसी के बाद हमने लिख दिया है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, राइट। तो इस कंडीशन को आप लर्न कर लें। इसका मतलब है कि अगर पहले प्रोजेक्टाइल को फेंका गया 30 डिग्री के एंगल पे, तो सेकंड प्रोजेक्टाइल को फेंका जाना चाहिए 60 डिग्री के एंगल पे, तभी दोनों का रेंज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट। दोनों का रेंज सेम होने का यही कंडीशन है। और वेल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल तो दोनों का सेम होना ही चाहिए, है ना, इसको ध्यान में रखें। उसके बाद अब देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट है फॉर द अबव कंडीशन ऑफ सेम रेंज, जो कि हमने देखा है अभी। H1 बोले तो मैक्सिमम हाइट ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, H2 बोले तो मैक्सिमम हाइट ऑफ सेकंड प्रोजेक्टाइल, R बोले तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फाइंड द रिलेशन बिटवीन R1 सॉरी फाइंड द रिलेशन बिटवीन R बोले तो रेंज,
H1 एंड H2। तो आपको रेंज के बीच में H1 और H2 के बीच में रिलेशन चाहिए। यू वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेंज H1 एंड H2। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या रिलेशन आने वाला है H1 H2 के टर्म्स में और रेंज के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है एक डायग्राम है जो कि इसी सिचुएशन का है। रेंज आ रहा है सेम, एक प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स मैक्सिमम हाइट H1 है, दूसरे का H2 है। देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जो पहला प्रोजेक्टाइल है उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा है, दूसरा प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है। ध्यान से देखिएगा। तो H1 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिए। H2 का वैल्यू क्या लिखेंगे वो भी आप देख लीजिए। एक का तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दूसरे का कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि पहले का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, दूसरे का 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते ही एक का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और दूसरे का आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, जो कि आप देख सकते हो डायग्राम में। रेंज का फॉर्मूला अपने को पता है पहले से। रेंज का वैल्यू देख लेते हैं कि सर ये रेंज का वैल्यू ये है, ठीक है। तो रेंज का वैल्यू देखा हमने, H1 देखा, H2 देखा। तो यार ऐसा लग रहा है ना कि अगर मान लो H1 H2 को मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि रेंज के जैसा आ जाए कुछ, क्योंकि रेंज में न्यूमरेटर में ना साइन थीटा कॉस थीटा है, और जबकि H1 में साइन थीटा अलग है, कॉस थीटा अलग है। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, H1 H2 कर दो। H1 H2 किया तो ये वैल्यू आ रहा है। अब H1 H2 किया और रेंज को देखा तो यार इसमें एक और समस्या आ गई कि रेंज में वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, लेकिन H1 H2 में साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब क्या करें भाई? तो एक काम करते हैं, रेंज का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो भाई कर दे स्क्वायर। तो रेंज का भी स्क्वायर कर दिया हमने। तो रेंज का स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया आपके सामने, देखो। और H1 H2 हमने मल्टीप्लाई कर ही रखा था पहले। तो अब ये बताओ मेरे को कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि H1 H2 में डिनोमिनेटर में 4 है और रेंज में, सॉरी आर स्क्वायर में न्यूमरेटर में 4 है। तो एक काम करते हैं, H1 H2 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से। किससे? 16 से। तो क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर का 4 है वो बन जाएगा न्यूमरेटर का 4। एंड वेल यही अपना कंक्लूजन है। तो यानी कि 16 H1 H2 बराबर आर स्क्वायर। तो इसको अंडर रूट कर दीजिए दोनों साइड, 4 अंडर रूट H1 H2 इज इक्वल टू आर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात है? इस रिजल्ट को ज़रूर से याद रखें, ज़रूर से याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर ये देखिए, अगला पॉइंट आपके सामने है दो। अगला पॉइंट फॉर पॉइंट नंबर 27, यानी कि सेम वही चीज़ है, प्रोजेक्टाइल में रेंज का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम। सीधा कहा गया फॉर पॉइंट नंबर 27, यानी कि रेंज का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम। तो आपको बताना है रेंज इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। और ये T1 क्या है? T1 इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट फॉर द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, एंड T2 क्या है? टाइम ऑफ द फ्लाइट फॉर द सेकंड प्रोजेक्टाइल, है ना। इसका मतलब T1 का वैल्यू है पहले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट और T2 का वैल्यू है सेकंड प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट। और आपको रेंज का वैल्यू बताना है बोले तो T1 और T2 के टर्म्स में। ध्यान से देखिएगा इसको, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेंज सेम तभी होगा जब एक का एंगल को थीटा माने प्रोजेक्शन का और दूसरे को 90 माइनस थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। याद कीजिए, θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। अभी हमने 2 मिनट पहले ही प्रूव किया था। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट जो पहले प्रोजेक्टाइल का T1 आने वाला है वो 2u साइन थीटा बाई जी। उसी तरीके से T2 लिखेंगे तो थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा रख दो तो दैट बिकम्स कॉस थीटा, राइट। और आप देखिए ना, रेंज का वैल्यू तो अपने को पता ही है। तो वेल सोचना किस बात का, डर किस बात का है? तो रेंज का वैल्यू आप लिख चुके हो और अपने को क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या करें, T1 T2 को मल्टीप्लाई कर दें तभी वो रेंज की तरह दिखने वाले हैं। तो यानी T1 T2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या, ये दिख तो रहा है रेंज की तरह ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चक्कर आ चुका है, थोड़ा डिफरेंस है। रेंज में न्यूमरेटर में 2 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। रेंज में डिनोमिनेटर में जी है, यहाँ पर जी स्क्वायर है। तो बस कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसको थोड़ा सुटेबल कर लो। और सुटेबल करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जा रहा है कि अगर T1 T2 को मल्टीप्लाई कर दो आप g/2 से तो यही क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, यही रिलेशन आ गया रेंज का किसके टर्म्स में, T1 और T2 के टर्म्स में, राइट। इसके बाद बेटा अगला क्या है हमारा, न्यूमेरिकल नंबर 10। ध्यान से देखिएगा इस न्यूमेरिकल को। यहाँ पर बॉल को फेंका गया पॉइंट ए से, कितने स्पीड से, v के स्पीड से, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, ठीक है। उसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक पर्सन, एक इंसान जो है, जिस इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है उसी इंस्टेंट पे वो दौड़ना चालू करता है ना। किस स्पीड से, v/2 के कांस्टेंट स्पीड से। और होता क्या है कि वो पर्सन, क्या वो बॉल को कैच कर पाएगा, और अगर हाँ तो क्या होना चाहिए उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बोले तो देख सकते हो आप उस प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए ताकि वो मैन भी उस प्रोजेक्टाइल को पकड़ सके। और आप देखिए क्या इस पॉसिबल होगा, तो बेटा बिल्कुल पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल भी पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे पॉसिबल होगा।
तो होगा क्या कि यहाँ पर दोनों का वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम होना चाहिए दोनों का। और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा प्रोजेक्टाइल का? v cos थीटा। और जो पर्सन है, वो जो बंदा है, वो तो एक्स डायरेक्शन में चल ही रहा है कांस्टेंट स्पीड से, जो कि v/2 है। तो बस इक्वेट कर दो दोनों को, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। तो है ना सिंपल, प्यारा और ईजी, इंटरेस्टिंग टू डू, वेरी नाइस। अब अगला है फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अगर सिर्फ प्रोजेक्टाइल भी लिखते तो अपन बाय डिफॉल्ट उसी को मान लेते, कंसिडर कर लेते। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में तो यू कॉस थीटा ही आने वाला है हमेशा, तो कोई चक्कर ही नहीं है। वाई डायरेक्शन में वी वाई देख लेते हैं, तो वी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? यू वाई प्लस ए वाई टी, सीधी सी बात है ना। तो यू वाई का वैल्यू रख दो यू साइन थीटा, और ए वाई का वैल्यू माइनस जी तो है ही, राइट। तो वी वेक्टर को जो आप लिखोगे दैट बिकम्स वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स आई कैप को वी कॉस थीटा, यू कॉस थीटा लिख दो आई कैप, और वी वाई को लिख दो यू साइन थीटा माइनस जी टी, जो कि आप सिंपली सोच ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर मैग्नीट्यूड बताना है, तो अगर मैग्नीट्यूड बताए तो देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड का वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आप सॉल्व करके यही लिख दो। उसके बाद फिर आता है टैन अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल जो कि प्रोजेक्टाइल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। और ये किसी भी मोमेंट पे आप चेक कर सकते हो। तो कहने का मतलब टैन अल्फा का वैल्यू है वी वाई बाई वी एक्स। तो वी वाई का वैल्यू लिख दिया हमने यू वाई माइनस जी टी। उसके बाद फिर यहाँ पर वी एक्स का वैल्यू तो यू एक्स ही है, बस हाँ खेल खत्म। यानी टैन अल्फा का वैल्यू आ रहा है यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, है ना। यू वाई का वैल्यू हमने लिख दिया यू साइन थीटा, और जी टी तो जी टी है ही। तो अल्फा का वैल्यू आ रहा है टैन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो अल्फा इज द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल। तो वेल, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या समझ में नहीं आया। पेज नंबर, पॉइंट नंबर आप डिस्कस कर दीजिए, और उसके बाद फिर मिलते हैं यूट्यूब पे दोबारा। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, टेक केयर।